नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। सियासी गलियारों में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और जिसने यूपी में बाजी मार ली, दिल्ली का तख्त उसी का इस्तकबाल करता है। और यही वजह है कि यूपी की 80 सीटों के लिए घमासान मचा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस चुनावी घमासान से कांग्रेस गायब है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। अमेठी से राहुल एक बार क्या हारे, अमेठी से मुंह ही फेर लिया गया। वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद से रायबरेली कांग्रेस परिवार का इंतजार कर रही है। लेकिन कांग्रेस में इन दोनों सीटों को अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब चर्चा है कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर फैसला हो सकता है। लेकिन एक खबर यह भी है कि अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा का भी मन मचल रहा है। अब वाड्रा के अरमानों का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर राहुल अमेठी से लड़ने का फैसला कर भी लेते हैं तो क्या इस फैसले को देरी से लिया गया फैसला नहीं कहा जाएगा? क्या राहुल अमेठी की जनता को 5 साल अमेठी से दूर रहने का हिसाब दे पाएंगे? आखिर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दमदार एंट्री क्यों नहीं हो पाई? कांग्रेस पहले 2 चरण में उत्तर प्रदेश में अपनी या गठबंधन की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करती क्यों नहीं दिखी, ये भी बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। दो चरणों का मतदान हो चुका है और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरे चरण में वायनाड में वोटिंग के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर चर्चा की जा रही है। वहीं रायबरेली से पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं। माना ये भी जा रहा है कि शनिवार रात को कांग्रेस की बैठक में अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट पर फैसला हो सकता है। देखो, वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए। जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ ही उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहां पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना। तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक से पहले एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और ये तक कह दिया कि जनता खुद चाहती है कि वे चुनाव लड़े। पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहां की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी दावा किया कि अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और ऐसे में स्मृति के खिलाफ बयान देकर रॉबर्ट कहीं न कहीं सीधे तौर पर राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं ताकि अमेठी से वह राहुल की जगह चुनाव लड़ सकें। दरअसल
उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री नहीं हो पाई है। कांग्रेस पहले 2 चरण में उत्तर प्रदेश में अपनी या गठबंधन की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करती नहीं दिखी। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारनपुर में रोड शो किया। इसके अलावा उनकी सक्रियता नहीं दिख पाई। 2 चरण की 16 सीटों पर मतदान के दौरान राहुल गांधी बिल्कुल नहीं दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति कम ही दिखी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को अहम माना जाता है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। यही वजह रही कि पहले चुनावी चरण के चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को साधने में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा भाजपाई कुनबा जुट गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रदेश में चुनाव प्रचार का जिम्मा समाजवादी पार्टी पर छोड़ दिया है। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में सक्रिय दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के पूरा होने के बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि यूपी की बची 64 लोकसभा सीटों को साधने के लिए राहुल प्रियंका जोर लगाते दिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी के चुनावी दंगल में अपना दावा मजबूत करने के लिए राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली की सियासी विरासत को संभालेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं कि राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना पर अमेठी की जनता क्या कुछ कहती है और उसका क्या कुछ सोचना है। देखिए। मुझे इन कांग्रेसियों की तरह मुझे भी खुशी है कि राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं पहली बार चुनाव के बाद, जब चुनाव हारे। और उतनी ही खुशी जितनी कांग्रेसियों को उतनी मुझे क्यों है, मैं आपको बता दूं। अब जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी आएंगे तो लपलपाता बाईपास देखेंगे। जिस स्टेशन की बात ये करते हैं, जिस सड़क की बात करते हैं, आज दोबारा जाके देख लें। जिस हाल में उन्होंने 10 साल, वो 5 साल कैप्टन शर्मा ने, उसके बीच में सोनिया गांधी ने जो बेहाल अमेठी करके गए थे, आज चमकता हुआ स्टेशन आप। तो जो कांग्रेस पार्टी के गढ़ कहे जाते थे अमेठी और रायबरेली, वहां पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परिवार में एकजुटता नहीं हो पा रही है। कोई कह रहा है कि हम अमेठी से उतरने वाले हैं और अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत विजय कौशिक जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की विरासत रही है। लेकिन आखिरकार आप लोगों की जो स्थिति है वो इतनी असमंजस वाली क्यों बनी हुई है? अभी तक जब आपके जो गढ़ कहे जाते हैं वहां पर आपकी स्थिति मजबूत नहीं दिख रही है, तो उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की क्या ही बात की जाए। विजय कौशिक जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ ये फैसला पार्टी हाईकमान का होता है। किस सीट पर किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, गांधी परिवार का गढ़ केवल अमेठी और रायबरेली ही नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमियां रही, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का हमें नुकसान उठाना पड़ा और आज उत्तर प्रदेश में फिर से हम गठबंधन के साथ मैदान में हैं। आज वही गठबंधन हमारी ताकत है और हमें पूरा विश्वास है कि हम अमेठी और रायबरेली की सीट जीतने जा रहे हैं। कैसे जीतने जा रहे हैं? जी, कैसे जीतने जा रहे हैं? 5 साल से तो आपने मुंह नहीं दिखाया वहाँ। क्या हिसाब देंगे जनता को कि चुनावी माहौल आया तो हम आ गए आपसे वोट मांगने? किस आधार पर? सुनिए ना, कई साल से मणिपुर चल रहा है, वहाँ बलात्कार, मर्डर, तमाम घटनाएं आम हैं। मोदी जी ने कितनी बार वहाँ शक्ल दिखाई है? देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं। सर, मणिपुर अलग मुद्दा है, बात यहाँ चुनावों को लेकर हो रही है। विजय कौशिक जी, आप मुद्दा समझिए। आप मेरी भी तो बात समझिए। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मणिपुर पहुँच गए। मणिपुर की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। आप पहले सुन लीजिए जी। भाई, अमेठी राहुल गांधी जी का परिवार है, रायबरेली सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का परिवार है। तो वहाँ जाए न जाए, वहाँ के लोगों के टच में निरंतर रहना, वहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना,
वो तो निरंतर चलता रहता है ना। सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर अपने घर में नहीं जाएंगी किसी कारणवश या जॉब के कारण, तो क्या परिवार के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। नहीं, परिवार पर इतना विश्वास भी तो होना चाहिए। परिवार इतना विश्वास भी तो दिखाए आपके ऊपर कि अगर आप 5 साल नहीं पहुंचे हैं तो आप पर इतना विश्वास करे कि नहीं आगे काम होगा। वहाँ की जनता तो साफ तौर पर कह रही है कि सुध आपने ली नहीं और आप कह रहे हैं कि हम रायबरेली और अमेठी जीत लेंगे। देखिए, आप जिस जनता की बात कर रही हैं, हो सकता है कि आपका पाला वहाँ पर भाजपा के पेड वर्करों से पड़ा हो, क्योंकि भाजपा कई बार लोगों को छोड़े रखती है सिर्फ अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। जहाँ मीडिया का चैनल दिखाई देता है, ये लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके। नहीं सर, ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर आपका रिपोर्टर जा रहा है तो झूठी खबर तो वहाँ से देगा नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट से तो इस तरह की खबरें नहीं आएंगी ना कि आप इस बात को इस बात से जोड़ दें कि जनता भी बिकी हुई है। आपको जनता भी बिकी हुई लग रही है सर विजय कौशिक जी। आपको लग रही होगी, हमें तो नहीं लग रही। आप ही ने तो कहा अभी, आपने कहा कि जनता को पैसे देकर इस तरह की बातें बुलवा ली जाती हैं। जनता को नहीं, मैंने कहा भाजपा अपने कुछ एजेंटों को पैसे देकर मार्केट में छोड़े रखी है। जहाँ कहीं भी कैमरामैन को देखते हैं वहाँ तुरंत दौड़ कर जाते हैं और बीजेपी के नारे लगाने लगते हैं वो लोग। आप कर्नाटक प्रदेश में जाएंगे, वहाँ भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई विजय कौशिक जी, और दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। अभी तक क्यों नहीं नाम डिसाइड हो पाया? इतनी असमंजस की स्थिति क्यों है? कोई असमंजस नहीं है, हमारी रणनीति है ये। क्या रणनीति है? गांधी जी सुनिए, राहुल गांधी जी केरल से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। अगर वो अमेठी से उनका नाम घोषित हो जाता तो एक बीजेपी वहाँ जाकर ये कहती कि राहुल गांधी जीतने के बाद वायनाड छोड़ देंगे और अमेठी में आकर वो लोग। तो विजय कौशिक जी, आपको भारतीय जनता पार्टी का इतना खौफ है कि आप अपने उम्मीदवार को ही सामने नहीं रखेंगे? अरे ये एक चुनावी रणनीति है हमारी, इसमें खौफ की क्या बात है? खौफ तो मोदी जी को है। तो आप ये जनता को इतना वक्त तो देंगे? की बात नहीं करते, केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। महिलाओं को गले से मंगलसूत्र छिन जाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। जिस उम्मीदवार को आप उतार रहे हैं मैदान में, क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उसका उम्मीदवार कौन है? उसे वक्त नहीं देंगे ये समझने का कि उसका उम्मीदवार कौन है, वो किसको वोट करने जा रहा है? क्या वो लोग राहुल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को नहीं जानते क्या? पहली बात। दूसरी बात, क्या वहाँ नामांकन की डेट खत्म हो गई है? क्या हो गई है क्या नामांकन की डेट खत्म? जब नहीं हुई तो इंतजार कीजिए, जब कैंडिडेट का नामांकन होगा आपको भी पता चल जाएगा कि हमने किसको उम्मीदवार बनाया है, किसको नहीं बनाया। तो आप क्यों इतने परेशान? आपको नहीं लग रहा देरी हो रही है? हमें परेशानी नहीं है सर, आप जाइए मत जाइए, 10 साल तक मत देखिए, जनता खुद आपको बताएगी कि क्या कुछ है। हमको क्यों परेशानी है? आप जाइए अमेठी या रायबरेली, कहीं मत जाइए सर, आप घर में बैठिए। ना समृद्धि राय इंदिरानी तय करेगी ना कोई और तय करेगा, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि किसको कहाँ से उम्मीदवार बनाना। ठीक है, अश्विनी शाही जी क्या लग रहा है सर आपको? आप लगातार इस बात को कह रहे हैं अमेठी तो हमने छीन ली, रायबरेली भी इस बार हमारे पास है। एकदम 100%, और उसका उन्वान देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, विजय जी के पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि वायनाड के पास से हम लड़ते, उस समय पर्चा यहाँ से भी भर देते, तो भाजपा कहती कि वायनाड छोड़ देंगे और ये कर लेंगे। इसका मतलब वायनाड से हारने का डर अभी भी है। एनी राजा जो इनके खिलाफ लड़ रही है राहुल जी के वहाँ, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट रूप से उन्हीं के साथ तो इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग कि इंडिया अलायंस रहेगा, और एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आप तेलंगाना से लड़ जाते, आप यूपी से लड़ जाते, यही वायनाड आपको मिला था। और वहीं का एक एमएलए कहता है कि इनको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो ये संगठन से भी गए, अपने इंडिया अलायंस से भी गए, और स्मृति ईरानी जी ने इनको पिछली बार हराकर भेज दिया। अब किस मुंह से जाएंगे? जैसे ही हार कर गए वहां वायनाड लड़ने, उन्होंने कहा उत्तर भारत के लोगों को समझ नहीं है, उत्तर भारत के लोग समझदार नहीं हैं। देखिएगा, हमारे यहाँ थोड़ा लाइट की समस्या हो गई है तो आवाज आती रहेगी मेरी जी। तो वो उत्तर भारत के लोग समझदार नहीं हैं, और हमारे पास जो है आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों के पास कुछ नहीं है। स्थितियां कितनी पलटती हैं ये देखना पड़ता है कि
जब आपका घर है, विजय कौशिक जी कह रहे हैं उनका घर है, घर के लोगों से सदस्य हम अपना वो रखते हैं, रास्ता रखते हैं, और घर के लोगों की बुराई दूसरे प्रदेश में जाकर करते हैं, ये कौन सी चीज है? अभी ये कह रहे थे ना कि घर के लोगों से, वक्ता जी आप ही को उदाहरण दिया इन्होंने, घर के लोगों ने नकार दिया इनको। अब देखिए एक जमीन से जुड़े नेता और हैं इनके यहाँ, वाड्रा जी, जमीन उमीन का काम है ना उनका, जमीन से जुड़े नेता हैं वो जाकर पोस्टर लगवा देते हैं वहाँ, और पोस्टर तक उनका उखड़वा दिया जाता है। ये स्थितियां आ गई हैं, परिवार में एकता नहीं है। वो चीख कर कह रहे हैं, अभी आपके चैनल पर कह रहे थे, चीख कर कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं, यहाँ की जनता हमको चाहती है, हम यहाँ प्रचार कर चुके हैं, हमको लड़ना चाहिए। उनके पोस्टर बैनर तक उखाड़ दिए गए हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ, कांग्रेस के पास 2% वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका वाड्रा जी आई थी 2022 में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर, और वापस चली गई, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड में वो नारा भूल गया और पंजाब में भी नारा भूल गया। वो तो कहते हैं उनकी रणनीति बहुत मजबूत है और आप उस पर वार करने का काम करते हैं, जनता को भड़काने का काम करते हैं, इसलिए इस बार वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। नहीं, पत्ते न खोले, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम पत्ते इनके, देखिए विरोधी दल है तो नजर रखनी पड़ती है, हम भड़काने का काम क्यों करेंगे? राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं है कि वापस अमेठी जाएं, अमेठी की जनता का सामना करें, स्मृति ईरानी जी का सामना करें। अगर जाना भी होगा तो शायद कोई दूसरा प्रत्याशी जाएगा, राहुल गांधी जी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, हिम्मत नहीं है उनकी, क्योंकि इतना बोल चुके हैं, डर का हार है वहाँ, हार का डर है वहाँ, और वो डरे हुए हैं। इसी तरीके से देखिए, घूम कर चारों तरफ किस तरीके से बात कर, आज ना इनके पास संगठन है उत्तर प्रदेश में, न इनके पास कार्यकर्ता है, न इनके पास नेता है कोई कायदे का उत्तर प्रदेश में, तो किसके सहारे जाएंगे वहाँ? जी विजय कौशिक जी, देखिए आपके संगठन को तो बहुत मजबूत होने की जरूरत थी। जब आप बात उत्तर प्रदेश की करते हैं या फिर विपक्षी गठबंधन एक साथ मिलकर सत्ता पक्ष को हटाने की बात करता है, तो फिर आपकी गठबंधन को इतना मजबूत तो होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर आप दिल्ली का इस्तकबाल कर सकते हैं। दिल्ली पर बैठने के लिए आपको, सत्ता संभालने के लिए आपको उत्तर प्रदेश तो जीतना होगा ना, वहां पर तो आपको अपनी मजबूती दिखानी होगी। यहाँ तो परिवार में एकजुटता नहीं है, जैसा कि अभी अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि वाड्रा जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, राहुल जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा और कब लड़ेगा? आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी, निश्चित तौर पर होगी। कब होगी सर, यही तो जानना चाहते हैं। अब कौन सा वक्त आएगा मजबूत करने के लिए? सुनिए, हाँ, मुझे है ना यही बात आपकी अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आप कहें तो मैं डिबेट छोड़ दूं। आपने क्वेश्चन किया, मुझे जवाब देने का हक है, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलिए, मैं तो पूछ रही हूँ सर, कब होगी मजबूत स्थिति, बताइए ना। बीच में मत बोलिए ना, आपने क्वेश्चन कर लिया। बोलिए। हमारी पार्टी मजबूत हो ना हो, ये हम तय करेंगे, ये आप तय नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आपका फर्ज है हमारा जवाब सुनना। सुनाइए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर हम मजबूती से आगे ना बढ़ रहे होते तो माननीय मोदी जी अपना मानसिक संतुलन ना खोते। पिछले 10 साल में उन्हें ये बताना चाहिए था, उन्होंने कितनी स्मार्ट सिटी बनाई, और स्मार्ट सिटी में से 350 आदर्श गाँव में कितने आदर्श गाँव बनाए, गंगा कितनी साफ हुई, नमामि गंगे परियोजना के घोटाले का क्या हुआ, पीएम केयर्स घोटाले का क्या हुआ, विदेशों से काला धन वापस क्यों नहीं आया, और विदेश व्यापार घाटा बढ़ क्यों गया, विदेशी कर्जा 205 लाख करोड़ क्यों हो गया। मोदी जी इन सबसे बचने के लिए मुद्दा क्या उठाते हैं? कांग्रेस तो मुस्लिमों की परस्त पार्टी है, फिर मोदी जी आप पसमानदा मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? आप मुसलमानों का विश्वास जीतने की बात क्यों करते हैं? आज आपने हिंदू मुस्लिमों को बांट कर रख दिया है। आप खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छिन जाएंगे। जो आपने कोरोना की फर्जी वैक्सीन लगवाई थी, जिससे देश में लाखों लोग मर गए, तो लाखों लोगों के, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। मुद्दों के ध्यान भटकाने के लिए सारा खेल है। एक्सटॉर्शन मनी वसूली गई चंदे के नाम पर देश के पूंजीपतियों से। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें पहले सीबीआईडी की रेड मारी गई और फिर उन कंपनियों से चंदा वसूली। सर, ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से क्या दलों को वोट मिल जाएंगे?
आप आरोप लगा दें भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा दे कांग्रेस पर, ये इस आरोप नहीं है, इन टिप्पणियों से क्या दल आपको वोट दे देंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए, निश्चित तौर पर आज की जनता जो है जागरूक है। देश की जनता समझ चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश के साथ बहुत बड़ा ठगी की गई है और मोदी जी को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। लोगों का विश्वास राजनीति से उठा है, इसलिए मतदान कम होता जा रहा है हर बार, और इसी बात से मोदी जी डरे हुए हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि जो उन्होंने धर्म की अफीम चटाई है लोगों को, वो बेअसर हो गई है। चलिए ठीक है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का जोर लगा रहे हैं। अश्विनी शाही जी जवाब दे दीजिए फटाफट से। देखिए वक्ता जी कितने बौखला गए हैं। मतलब आप इनसे अब मत पूछिए कि क्या हो रहा है, क्यों पूछ रही हैं। वैसे ही रसातल में जा रही कांग्रेस, आपने उनके थोड़े से उत्थान के लिए पूछ दिया तो बेचारे कौशिक जी नाराज हो गए, जबकि बड़े सबसे शांत प्रवक्ता मैं मानता हूं इनको। लेकिन देखिए ये भी जो है आंदोलित हो गए। अब ये बार बार इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करते हैं, अच्छी बात है भाई। अगर इतनी खराब व्यवस्था थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया, तो भाई आप भी शामिल है, 2000 करोड़ वापस कर दीजिए ना, वापस कर दीजिए। इन लोगों ने 2000 करोड़ लिया है। हाँ, भाजपा ने घोटाला किया, पता नहीं किस मुंह से कांग्रेसी कहते हैं ये बात। अपना पैसा जो है चंदा, हमारा चंदा धंधा, आप क्यों लिए भाई? इस्तीफा दीजिए, तुरंत दीजिए इस्तीफा। राहुल गांधी को, सोनिया जी को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात ये बार बार पूछते हैं लोग कि कौन से गांव बनाए, गांव लिए थे ना लोगों ने, कौन से गांव बनाए? भाई सोनिया जी भी सांसद थी और राहुल जी भी सांसद है। वायनाड के गांव का नाम आप बता दीजिए और रायबरेली का गांव का नाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी के गांव का जयापुर नाम है, हम बताते हैं। अब बोलिए, उन लोगों की भी जिम्मेदारी थी, सभी सांसदों में वो लोग भी आते हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी आदर्श गांव बनाने की। क्या राहुल जी ने और सोनिया जी ने बनाया? नहीं बनाया। तो ये लोग सवाल करते हैं बिना तर्कों के, इसीलिए जनता इनको नकारती जा रही है और आने वाले चुनावों में इनको जनता फिर वही रखेगी। 24 है, 2024 है, इसमें 24 सीट देगी, इससे ऊपर इनको नहीं पहुंचाने वाली। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।